नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जितने भी घटनाओं पर भारतीय अवाम ताकत दल प्रकाश डालने की कोशिश करता है और वो उससे संबंधित तथ्यों को अपने आदरणीय भारतीय अवाम के सामने पेश करने की कोशिश करता है, उसके पीछे मात्र एक उद्देश्य रहता है कि सच्चाई को जानने का हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानने का पूरा हक है। उनको यही हक उनको अदा करने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल अपना ये राष्ट्रीय फर्ज निभा रहा है। तो जो ये हमारे वीर सावरकर पर जो है ये जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस और उसके राहुल इत्यादि और उसके और नेता जो है वो अपमानित करने का और उन पर आक्रमण करने का जो ये इस तरह का दुष्प्रयास करते हैं, तो उसके पीछे जानना जरूर है कि आखिर उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1857 की जो हमारी आज़ादी की प्रथम क्रांति थी, उसको ये जीएनपीसी वाले और जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार उसको डिबंक करते हैं, उसको बिलिटिल करते हैं, उसको महत्वहीन बताते हैं। और यहाँ तक कि वो जवाहरलाल नेहरू अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसे क्रांति का नाम न दे करके वो जो है उसको बगावत का नाम देता है। यही तो समझने की जरूरत है कि जिस नेहरू को ये पूरा देश में सब वो हर जगह चिपकाए हुए हैं, लोगों के दिमाग में ठूसे हुए हैं, उसके चरित्र को जानना जो है हर एक भारतीय भाई बहन को जानना बहुत आवश्यक है। तो किस स्तर का इस देश का गद्दार था, यह हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम को जानना बहुत जरूरी है। अब चूंकि 1857 की जो हमारे आज़ादी की प्रथम क्रांति को जीएनपीसी वाले भी और जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार भी और नेहरू भी उसको जो है महत्वहीन बताते हैं और हमारे वीर सावरकर ने उसी पर वो किताब लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यही मूल कारण था मूल कारण है कि जीएनपीसी के नेता जो है उस पर आक्रमण हमेशा क्या करते हैं। और जहाँ तक कि माफ़ी वाली बात है, माफ़ी तो यही तो पूछा जा रहा था कि माफ़ी तो जो है वो जो किसान आंदोलन हुआ था शायद 1919 के आसपास, तो ये जेल में बंद हो गया था
जवाहरलाल नेहरू, तो उसका पिता मोतीलाल नेहरू ने माफीनामा दे करके कि फिर ये ऐसी जो है अंग्रेजी सरकार विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, इस तरह का माफीनामा दोनों बाप बेटा मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने माफीनामा दिया हुआ है। ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब इस तथ्य को बीजेपी वाले कभी नहीं कहते। यही तो बीजेपी का चरित्र बस यही है कि इस जीएनपीसी जो इस देश की सबसे बड़ी गद्दार और अभिशाप है, हर तरह से उसको किस तरह से ये बचाते हैं। तो यह देश के लिए अभिशाप है। बीजेपी कभी नहीं कहते कि भाई माफीनामा तो 1919 में जो किसान आंदोलन के चक्कर में ये जवाहरलाल नेहरू नाभा जेल में बंद हो गया था, तो ये दोनों ने माफीनामा दिया था। अब माफीनामा देकर के ही वो जेल से बाहर आया था। और हमारे वीर सावरकर भी ये माफीनामा उन्होंने दिया था, तो उनकी ये सोच थी कि भाई आखिर जेल में सड़ने से क्या फायदा, बाहर निकल करके हम जो है वो संगठित करेंगे। और सावरकर जी जो है 8 या 9 साल जो है यातनाएं झेले हैं। और ये जो है जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी, ये अंग्रेजी सरकार के द्वारा दामादों जैसी सुविधा वो प्राप्त किए हैं जेलों में। तो इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। लेकिन जब सामना होता है बीजेपी वालों का, तो बीजेपी वाले जो है इतने घोर गद्दार जीएनपीसी के आगे जो है भीगी बिल्ली की तरह जो है वो पेश आते हैं, बीजेपी वाले भी और आरएसएस वाले भी। तो और इसी कारण जो है वो कई दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड, दोहरी मानसिकता, दुविधा के वो खुद शिकार होते हैं और हमारे जनमानस को भी दोहरी मानसिकता का शिकार बनाते हैं। अब जब ये कैसे, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं बताया गया था कि ये देशभक्ति के नाम पर वीर सावरकर को प्रस्तुत करते हैं, ये सही है, वो देशभक्त थे। लेकिन जब यही जीएनपीसी अपनी अदावत निकालने के लिए कि इन्होंने क्यों 1857 की प्रथम आजादी की क्रांति पर किताब लिख दी, जबकि नेहरू उसको बगावत कर रहा है, और इसके और चाटुकार इतिहासकार और नेता जो है उसको महत्वहीन बता रहे हैं। तो इसी अदावत को निकालने के लिए ये सब जो है आक्रमण करते हैं। और आक्रमण में उनका सबसे बड़ा यह रहता है कि माफीनामा। तो जब माफीनामा का बहाना लेकर के ये जीएनपीसी या कांग्रेस वाले जब आक्रमण करते हैं हमारे वीर सावरकर पर, तो ये बीजेपी जो कि सावरकर को देशभक्त के रूप में पेश करती है, तो फिर ये दोहरे माने मानसिकता के आधार पर, दोहरी चरित्र के आधार पर वो जीएनपीसी का साथ देने लगती है कि हाँ इन्होंने माफीनामा दिया था। तो ये बीजेपी के दोहरे चरित्र को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को समझना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार का दोहरा चरित्र, दोहरी मानसिकता, या जिसको आम भाषा में लोग दोगलापंथी कहते हैं, लेकिन मैं और भारतीय जनता दल इन शब्दावलियों से परहेज करते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं वो वाकई में किस संदर्भ में और कैसे फिट बैठता है, वो उनके अनुसार है। तो इससे भी दोहरे चरित्र और दोहरी मानसिकता और दुविधा का शिकार इसका बीजेपी का जो पुराना साथी है शिवसेना, उसका भी देखा गया। कि उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि भाई वीर सावरकर का अपमान शिवसेना नहीं सहेगी, और दूसरी ओर उन्हीं का बेटा आदित्य ठाकरे जो है
उसी राहुल गांधी के साथ जो है वो यात्रा में चल रहा है, जो राहुल गांधी जो है हमारे वीर सावरकर को अपमानित करता है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इन जो दोहरे चरित्र वालों को ठीक से पहचाने कि उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे उसी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होता है, जो राहुल गांधी हमारे वीर सावरकर को अपमानित करता है। और उसी आदित्य ठाकरे का बाप जो है उद्धव ठाकरे का कहता है कि हमको जो है या हमें या शिवसेना को वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं है। तो यही और ये शिवसेना जो है इसमें तो वो सोनिया की शरण में है सत्ता के चलते, लेकिन ये बीजेपी का पुराना साथी है। तो ये सब दोहरे चरित्र वाले जो है हमारे देश को तबाह किए हुए हैं। जैसे मैंने बताया ना कि ये कुछ जो है जीएनपीसी के नेता कार्यकर्ता या कभी कभी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता छोटे बड़े जो भी हैं कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है स्वतंत्रता संग्राम की बात क्यों करते हैं, उसका वर्णन क्यों करते हैं। पहले वो ये बताएं, बीजेपी वाले भी और जेएनपीसी वाले, किसी स्वतंत्रता संग्राम का ही नाम तो लेकर के और उसी को भुना भुना करके 60-70 सालों तक यही जेएनपीसी ने वोट लिया था हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि हमने ही आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमने ही आज़ादी की मांग उठाई और अंग्रेज जो है हमारे ही कारण यहाँ से भागे और हमने आज़ादी लाई। ये सभी बिल्कुल झूठ है। इसकी सत्यता को जानना हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे पूरी आदरणीय भारतीय आवाम को जानने का पूरा उसका हक बनता है। भारतीय जनता दल वही उनके हक को अदा करने के लिए अपना यह राष्ट्रीय कर्तव्य निभा रहा। तो आज़ादी की तो आज़ादी की लड़ाई के नाम पर ये जो है नाम पर किस तरह से ये अंग्रेजों के दलाल बने रहे, उसके मुखबिर बने रहे, उसके चमचे बने रहे, यह भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को जानना जरूरी है। उसकी स्थापना ही हुई थी अंग्रेजी सरकार की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी वाल्व के लिए। तो सेफ्टी वाल्व की बात जो है वो जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने भी कबूला है। ऐसी बात नहीं है कि इतने बड़े तथ्य को वो पचा पाए, वो पचा नहीं पाए। जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार भी अपने इतिहास में उन्होंने इस बात को कबूला है कि इस कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था कि वो अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। और 2 बार के अध्यक्ष रहे हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने तो पूरा चिट्ठा ही खोल दिया कि कांग्रेस की स्थापना जो है वायसराय डफरिन के निर्देश पर वो एलन और अक्टावियो ह्यूम मतलब एओ ह्यूम को निर्देश दिया कि तुम ऐसी संस्था बनाओ कि जो मैंने ये वर्जन किसका है, हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जो उन्होंने किताब में लिखा। किताब का नाम कोई शायद यंग इंडिया, पता नहीं क्या यंग इंडिया। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी शायद उसका कोई पत्रिका थी वो निकालता था, लेकिन पता नहीं यंग इंडिया उनका है, ठीक से हमको नाम उसका याद नहीं पुस्तक का, लेकिन पुस्तक में उन्होंने लिखा हुआ है कि वायसराय डफरिन के निर्देश पर एओ ह्यूम जो है ये वो संस्था बनाई किसके लिए कि जो भी गुस्सा है भारतीय अवाम का
और भी अंग्रेजी सरकार के जुल्म सितम से तंग आकर के उसको एक सुरक्षित रास्ता दे देना, और जो फोड़े हैं और उसका मवाद, तो जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, हमारे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, उसको जो है वो अंग्रेज बोलते थे फोड़ा, या उसका मवाद को भी निकालने का रास्ता, ये संस्था बनाएगी कांग्रेस। तो ये तथ्य जो है हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, जो कि 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं उसके कांग्रेस के, तो कोई कहता है कि सुभाष चंद्र बोस भी तो कांग्रेस में थे। देखिए कांग्रेस में थे, अब किस तरह से कांग्रेस को और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ना पड़ा, क्या क्या साजिशें इस जो है इस मोहनदास करमचंद गांधी ने उसके मंडली ने किया, यह भी जानना वो जरूरी है। और ये बात समझ में नहीं आती है तो महाभारत देखिए, महाभारत में भीष्म पितामह हुए, कृपाचार्य हुए, द्रोणाचार्य हुए, ये दुर्योधन या कौरवों के साथ जरूर थे, और किन परिस्थितियों में थे ये तो मैंने ये तो लोग जानते हैं, लेकिन कभी भी मन से वो दुर्योधन के साथ कभी रहे नहीं। उनका मन हमेशा बसता था पांडवों के साथ, अर्जुन के साथ, युधिष्ठिर के साथ। तो वही हालत है यहां भी थी। सुभाष चंद्र बोस जरूर वो कांग्रेस में रहे, लेकिन जिस तरह से जो है कांग्रेस को चलाना चाहते थे और अपने को असमर्थ पाए कि गांधी के रहते जो है उस तरह से उनका मतलब यह था कि इन अंग्रेजों से भीख मांग करके नहीं, आजादी छीन करके लेनी पड़ेगी संघर्ष। और ये मोहनदास करमचंद गांधी, इसने तो कभी आजादी की मांग की ही नहीं, इसने कभी आजादी की मांग नहीं की। ये हमेशा जो है डोमिनेट स्टेटस मांगता रहा, और इसके पूरे कांग्रेसी भी कभी भी पूर्ण आजादी की मांग इन सबों ने कभी नहीं की। ये जो है हमेशा डोमिनेट स्टेटस के विषय में भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया हुआ था कि डोमिनेट स्टेटस का मतलब ये होता है कि कोई भी सरकार जो है किसी देश की कोई भी पद्धति वो लगाए, माने राजतंत्र है, मोनार्की है, या ऑलिगार्की है, या एरिस्टोक्रेसी है, या प्लूटोक्रेसी, जो भी क्रेसी आप लगाइए, या डेमोक्रेसी ही लगा लीजिए, लेकिन जो अंतिम शक्ति है, जो फाइनल अथॉरिटी है, अल्टीमेट पावर है, वह उस देश में नहीं रहेगी, वो इंग्लैंड के पास होगी। तो इस व्यवस्था के तहत जो है ये जो है 3 देश हैं इसमें प्रमुख, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और 10-12 देश और हैं। तो वैसा ही डोमिनियन स्टेटस ये कांग्रेस वाले और मोहनदास करमचंद गांधी ने बराबर मांगा। पूर्ण आजादी जो है कभी नहीं मांगी। संपूर्ण आजादी की मांग हमारे इन अमर शहीदों का, क्रांतिकारियों का, राष्ट्रभक्तों का था, और वो पूर्ण आजादी की मांग जो है जनता में जब बहुत लोकप्रिय होने लगा, तो जानते हैं कि जो इस तरह के जो दल हैं, जेएनपीसी हुआ, बीजेपी वाले भी, आरएसएस वाले भी, वो लोकप्रिय मुद्दों को चुराते रहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जब भारतीय जनता दल भारतीय एकता की बात जब शुरू किया, तो इस भारतीय एकता को या तो खुद करने के लिए या तो नकल करके जो है अपने को असली जो है वो भारतीय एकता के रूप में पेश करने के लिए ये नकल किया था। इसलिए मोहन भागवत ने बस करीब 1.5 साल हो गया भारतीय जनता दल के भारतीय एकता के मुहिम से घबरा करके उसने एक जो है वो उसने एक प्रोग्राम किया था कि हाँ भाई एकता होनी चाहिए, भारतीय एकता होनी चाहिए, और फिर ये शब्द बोल करके फिर वो ये मोहन भागवत अपनी असलियत पे आ गया
कि हाँ भाई हिंदू मुस्लिम की एकता होनी चाहिए, दोनों का डीएनए एक है। भूतकाल में जो लोग जो इसमें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो कन्वर्टेड है, वो बस उसी फितरत पे आ गया था वो मोहन भागवत। तो नकल करके जो है इनकी चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, इसके पहले जीएनपीसी कांग्रेस, इन सबों की आदत रही है कि जो मुद्दा लोकप्रिय उनको दिखता है तो जनता को कंफ्यूज करने के लिए, उसको भ्रमित करने के लिए उन मुद्दों को चुरा लेते हैं सब। तो इसी प्रकार जब ये मुद्दा हमारे अमर शहीद क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाकुल्लाह का, कि भाई ये इन अंग्रेजों से कोई बात नहीं करनी है, इनको पूर्ण रूप से भगाना है, संपूर्ण आजादी। और ये मुद्दा जब लोकप्रिय होने लगा तो तुरंत जो है वो इन सबों ने उस मुद्दे को चुरा लिया, और चुरा करके अपना बनाने की होड़ में फिर ये मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने का ये मैंने नंबर या वरीयता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल को धक्का दे करके इसको आगे कर दिया, अपने चमचे जवाहरलाल नेहरू को, और उसी के द्वारा जो है मैंने संपूर्ण आज़ादी संपूर्ण आज़ादी का वो घोषणा करवाया इसने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, वही 30 जनवरी 1929 लाहौर में रवि नदी के तट पर। तो इस और बाद में संपूर्ण आज़ादी की सब बात किए भी नहीं, और सबसे बड़ी विशेषता रही कि जिसको ये आज़ादी कहते हैं 15 अगस्त 1947 वाली, उस दिन भी संपूर्ण आज़ादी आपको नहीं मिली थी। संपूर्ण आज़ादी जो है इस देश को नहीं मिली थी, उस दिन भी डोमिनियन स्टेटस ही मिला था, ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ था। तो हालांकि जो टुकड़ा पाकिस्तान था, जिसका मोहम्मद अली जिन्ना शासक बना, उसने तो डोमिनियन स्टेटस के योग को, माने जो उसके ऊपर भार था उसको उतार फेंका, और फिर उसने किसी अंग्रेज को प्रश्न नहीं दिया। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी फिर अंग्रेज को ही, आज़ादी मिलने के बाद, जिसको आज़ादी कहते हैं मान लीजिए, फिर अंग्रेज को ही इस देश का गवर्नर जनरल बनाया। तो ये हमेशा से देश के दुश्मन रहे हैं और अंग्रेजों के चमचे रहे हैं, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर रहे हैं। ये हमारे सभी देशवासियों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। यही तो वास्तविकता है। एक तो 15 अगस्त 1947 वो आज़ादी तो थी ही नहीं, डोमिनियन स्टेटस सब लाए थे और ट्रांसफर ऑफ पावर था, और फिर उन्हीं की शब्दावली में कि यदि आज़ादी मान भी लीजिए तो उस आज़ाद भारत का पहला जो गवर्नर जनरल फिर ये इन सबों ने बनाया, किसी अंग्रेज को ही बनाया। यही तो वास्तविकता है। और जब प्रधानमंत्री बनने का था, पहला प्रधानमंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल का 1946 में, तो फिर ये साजिश करके मोहनदास करमचंद गांधी, क्या साजिश कि पूरी कांग्रेस चाहती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और एक भी कांग्रेसी जो है इसको जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दिखना नहीं चाहता था, एक भी कांग्रेसी। कोई कहता है कि भाई कि कम से कम गांधी तो देखना चाहता था। अरे गांधी उसमें कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था, उसका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता था कि वो कांग्रेस के मामलों में कोई भी दखल दे। लेकिन ये सब बहुत बढ़िया कौम है, और कहते हैं बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के तहत जो है ये खड़गे आ गए हैं। अरे जिस तरह से चुनाव हुआ है, शशि
तमाम जो है वो शिकायतें की हैं, वो शिकायतों को कोई सुनता उनता नहीं है। तो कोई लोकतंत्र की हत्या की परंपरा जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी के जमाने से है। पूरी कांग्रेस चाह रही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस का अध्यक्ष बन करके देश के प्रथम अंतरिम जो है प्रधानमंत्री बने। पूरी कांग्रेस की इच्छा को कुचल करके ये मोहनदास करमचंद गांधी नेहरू को बनाता है। तो लोकतंत्र की हत्या करने वाला जो है सबसे बड़ा हत्या करने वाला हत्या करने वाला मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसने पूरी कांग्रेस की इच्छा को कुचल करके इसने जवाहरलाल नेहरू को देश के ऊपर थोपा। और इस जवाहरलाल नेहरू को जो है देश की जनता भी नहीं चाहती थी। देश की जनता चाहती थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, इसलिए कि जब वो चिट्ठी मैंने मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी वाला मेडिकल सचिव वाला चिट्ठी जो कि उसने कांग्रेसियों की लिखी थी कि भाई ये जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है और कुछ ही वक्त के यानी वो वक्त आपका या दिन हो सकता है या महीना हो सकता है या साल हो सकता है, मेहमान है। तो ये चिट्ठी जो है पूरे देश में सबकी जानकारी में आ गई थी, सार्वजनिक हो गई थी। तो देश के लोग कहते थे कि भाई जिन्ना साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो कुछ वक्त के मेहमान हैं। फायदा क्या है कि देश के ऊपर जो विभाजन का जो खतरा है वो टल जाएगा। तो इसी को लेकर के हमारे पूरी आवाम, कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, वो जिन्ना साहब के पक्ष में थी। तो उस समय की आवाम जिन्ना साहब के पक्ष में थी और कांग्रेस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में। इसके पक्ष में कोई नहीं था। उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे देश के ऊपर इस अभिशाप को थोपा। ये तथ्य हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें। असल बात है कि जब तक आप इसकी मूल समस्या को हमारे भारतीय भाई बहन नहीं समझेंगे, तब तक जो है राहुल गांधी के चरित्र को, कांग्रेसियों के चरित्र को और जो है वो इंदिरा गांधी के चरित्र को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। और इस उहापोह में आरएसएस और बीजेपी वाले और इस उहापोह की आग में और घी डालते हैं। राकेश सिन्हा था तो कहा कि सबका योगदान है। इतना जनरल स्टेटमेंट किस लिए है? सिर्फ नेहरू की गद्दारी को छिपाने के लिए और नेहरू को बचाने के लिए। ये आरएसएस समझ लीजिए, आरएसएस वो सांस्कृतिक संगठन है कि नहीं है, इस जीएनपीसी को बचाने वाला सबसे बड़ा वो संगठन है। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि ये जो आरएसएस है वो जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कैट्स पा है। तो आरएसएस की भी असलियत को जानना बहुत जरूरी है। जितना बड़ा अभिशाप जो है ये जीएनपीसी है इस देश के लिए, इस जीएनपीसी को बचाने वाला ये आरएसएस भी उतना ही बड़ा अभिशाप है। लेकिन सिफत देखिए, इन समूह ने माहौल क्या बनाया है कि माहौल ये बनाया है कि इस आरएसएस को मुस्लिम विरोधी के रूप में बना दिया है, ताकि लोग इसी भ्रम में उलझे रहें कि आरएसएस और बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, यह जीएनपीसी के रक्षक है। अब जीएनपीसी के रक्षक है, इस पाप को ढकने के लिए उन्होंने एक आवरण, अपना चरित्र दिखाते हैं हमारे इस्लाम आफ्ता वाले भारतीय बहनों पर आक्रमण का। तो बीजेपी का जो चरित्र है, जो
आरएसएस का जो चरित्र है, इस अभिशाप की जो है, इनकी रक्षा कवच है हर मौके पर। देखिए ना, जरा इनको पहचानिए, बीजेपी वालों को 8.5 साल, पौने 9 साल लगातार सत्ता में हो गए मोदी जी को, और 6 साल शासन कर चुका था वो वाजपेयी जो है। इसी के जो संस्थापक रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसको जम्मू कश्मीर की जेल में यही जवाहरलाल नेहरू अपने एजेंट शेख अब्दुल्ला के जरिए वो मरवाया था। ये सत्य है, कोई कहे न कहे, ये सत्य है। अब अब कौन कहेगा? सत्य कहने, सवाल इस बात का, उनकी भी दशा जरा देखिए। जीडी बख्शी जो है बहुत अपने को कहते हैं कि ये नेहरू ने जो है वो सुभाष चंद्र बोस को रूस के साइबेरिया के जेलों में निर्मम यातनाओं के साथ मरवाया था। यहाँ तक तो बक जाते हैं, लेकिन वो जीडी बख्शी इस नेहरू को गद्दार नहीं कहते। पहली बार मैंने सुना कोई पत्रकार है, वो सतीश चंद्र मिश्र, उसने इस कांग्रेस को गद्दार कहा, लेकिन वो दीवार छूने के बराबर है। यदि कांग्रेस गद्दार है तो मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार क्यों नहीं है? जवाहरलाल नेहरू जो है वो गद्दार क्यों नहीं है? और किस तरह से जो है वो तर्क दिए जाते हैं। मैंने देखा था कि वीर सावरकर के विषय में झूठ सब बोल रहे थे कि वीर सावरकर ने जो है अंग्रेजों की सेना में जो है उन्हें माने वो जो द्वितीय विश्व युद्ध में वीर सावरकर ने भारतीयों की भर्ती कराया। ये गांधी के पाप को ढकने के लिए इस तरह से जो जेएनपीसी वाले वो तर्क देते हैं। जब उस तरह का तर्क देते हैं तो फिर ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जो है भीगी बिल्ली बन करके उनके इस झूठ तर्क को और मजबूत करते हैं। ये पाप है आरएसएस वालों का, बीजेपी वालों का। तथ्य ये है कि जब मैं फिर से, और इस तथ्य को हमारे भारतीय भाई बहन अपने अपने दिमाग में बिठा लें कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, या बंग भंग जिसको कहते हैं, या पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं, हुआ, तो उसके विरोध में जो है देशभक्ति के 2 आंदोलन चले थे। एक था स्वदेशी आंदोलन और दूसरा था अनुशीलन समिति, और एक आध और थे। इसी स्वदेशी आंदोलन का सामना करने के लिए, काउंटर करने के लिए, इस अंग्रेजी सरकार ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया। तो गद्दारी का चरित्र तो वहीं से शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन को काउंटर करने के लिए उसको प्रभावहीन करने के लिए ही मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया। और सब ये ऐतिहासिक तथ्य है, और इतिहास में आपको मिल जाएगा। यहां आकर के वो सार्वजनिक रूप से ये मोहनदास करमचंद गांधी उस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी की घोषणा करता है, और घोषणा करके कहता है कि मैं इस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार हूं। भारतीय नवयुवकों को भी चाहिए, जवानों को भी चाहिए कि वो भी इस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबूत पेश करें। यह बोल करके वो अंग्रेजी सेना में भारतीय जवानों को भर्ती करवाया। किस लिए? क्योंकि उसमें प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। तो यही तो सवाल है, यही सवाल हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने है, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम के सामने है कि जिस अंग्रेजों के खिलाफ, जिस अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारे कुछ लोग कहते हैं कि 7 लाख जो है हमारे अमर शहीद जो है ने प्राण दे दिया, शहीद हो गए,
उसी अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को उसकी सेना में भर्ती करवा रहे। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम खुद फैसला करे कि इस मोहनदास करमचंद गांधी से बढ़ करके गद्दार कौन होगा। ये सारे तथ्य जो भारतीय जनता दल बता रहा है, ये बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोलते। ये भी कितने बड़े देशद्रोही हैं, भारतद्रोही हैं जो है वो, और ये भारतद्रोह निभा रहे हैं सिर्फ जेएनपीसी की रक्षा में, बचाने में। और इसी देखिए, और उस जमाने में अंग्रेज जो अंग्रेजों वाली गुलामी थी, तो अंग्रेज जो है अपने चमचों को, यानी जो उसकी चमचागिरी करते थे, तो कुछ खिताब दिया करते थे। किसी को राय बहादुर, किसी को सर, किसी को नाइटहुड, किसी को हिंद केसरी। तो इस जो इसने वफादारी निभाई थी, तो अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी मतलब इस भारत के खिलाफ गद्दारी। निश्चित रूप से हमारे अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का साफ साफ मतलब है कि इस भारत के खिलाफ गद्दारी। तो भारत के खिलाफ गद्दारी करने का और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का इनाम भी मिला है इस मोहनदास करमचंद गांधी को, हिंद केसरी की उपाधि के रूप में मिला हुआ है उसको। ये भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन ये सब बातें बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे वो हिमांशु त्रिवेदी हो, चाहे समित पात्रा हो, इस पर इन समूह की घिघी बंद रहती है। क्या ये सारे तथ्य जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना आवश्यक नहीं है? तो और बोलते हैं कि भारत विभाजन में 2 नेशन थियरी दिया था वो वीर सावरकर को। देखिए, ऐसा है कि वीर सावरकर को तो वो तो देशभक्त थे और उन्हीं का नाम भुनाना भी चाहते हैं सब ये बीजेपी वाले। लेकिन वो इतनी दोहरी मानसिकता के शिकार हैं कि उनको देशभक्त के रूप में भी पेश करना चाहते हैं। और जब ये मैंने आक्रमण करती है जीएनपीसी, तो जब आक्रमण करती है वीर सावरकर पर, तो वीर सावरकर पर इस जीएनपीसी के आक्रमण में ये शामिल भी हो जाते हैं और उसी जीएनपीसी का साथ भी देते हैं। जरा इसको बहुत और स्पष्टता से समझिए। बीजेपी वाले एक तो हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस और अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद रानी चंद्रमा, अमर शहीद रानी गडलियू, श्रीमती रानी गडलियू, जो भी है। यदि इनका वातावरण होता, जरा कल्पना करिए, तो ये गांधी वगैरह, नेहरू वगैरह पता नहीं कहां यानी उड़ गए होते हैं। इनका अता पता नहीं लगता। तो यह भी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सिर्फ जेएनपीसी को बचाने के लिए सिर्फ 2 नाम लाते हैं, गोडसे और सावरकर। सिर्फ तो गोडसे सावरकर को लाने का मतलब है जेएनपीसी की रक्षा करना। यह साजिश चल रही है बीजेपी की। मोदी महोदय के विकास को भूल जाइए आप लोग। मोदी महोदय के विकास, लेकिन मोदी और बीजेपी और आरएसएस वालों की मंशा को अब आप समझिए, आप सभी लोग। तो गोडसे क्यों लाते हैं बीजेपी वाले? कि गोडसे का नाम आते ही जीएनपीसी अपने सारे पापों को धुल करके बीजेपी की अपेक्षा अपने मंच को ऊंचा कर लेती है और कहती है कि देखिए भाई, हम गांधी जी के पार्टी की हैं और ये बीजेपी गांधी के हत्यारों की पार्टी, और उसी गोडसे को ये देशभक्त बोलते हैं। तो बीजेपी की दोहरी मानसिकता जरा पहचानिए। ये गांधी जी की भी पूजा करते हैं
और उसके हत्यारे गोडसे को देशभक्त भी कहते हैं। देखिए इसमें को, और वो तो ये दोनों क्यों करते हैं? सिर्फ इस जीएनपीसी के पाप को ढकने के लिए और जीएनपीसी को बचाने के लिए। सावरकर की बात है, सावरकर देशभक्त थे, उनको पेश करते हैं, ये उचित है। लेकिन जब वो जीएनपीसी जब इस पर एक अनर्गल आरोप के माफीनामा इत्यादि के द्वारा जब आक्रमण करती है जीएनपीसी हमारे वीर सावरकर पर, तो उस जीएनपीसी के उस आक्रमण में भी ये साथ देते हैं बीजेपी वाले उस जीएनपीसी का कि हाँ उन्होंने माफीनामा मांगा था। और एक फेस सेविंग डिवाइस, एक चेहरा छुपाने वाला एक चालाकी करते हैं क्या भाई, उन्होंने माफीनामा तो दिया था, लेकिन गांधी के कहने पर। जो गांधी इस देश का इतना बड़ा गद्दार है, उसको अभी भी आदर्श मानते हैं वो बीजेपी वाले। ये तो जीएनपीसी वाले तो खैर उनकी साजिश का एक हिस्सा है। उनको एक ढाल चाहिए था अपने सारे पापों को ढकने के लिए, तो एक मजबूत ढाल के रूप में इस मोहनदास करमचंद गांधी को एक बहुत मजबूत ढाल बना दिया। ये राष्ट्रपिता हैं तो सत्य के पुजारी हैं, तो अहिंसा के पुजारी हैं, क्या क्या पूरे देश में भी बांट दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यही हाई चलाया। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, जो इस भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था शुरू से, जब से ये भारत में आया। अंग्रेजों के प्रति वफादार। और ये भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है कि ये जो उपाधि मिलती थी, नाइटहुड, सर, राय बहादुर, हिंद केसरी, ये उन्हीं को मिलती थी जो इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के प्रति वफादारी घुटने टेक करके लिया करते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि उसी आजादी के दौरान जो है कांग्रेस के चार अध्यक्ष घुटने टेक करके इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कसमें खा करके वो उपाधि लिए थे। ऐसी पार्टी जिसके चार अध्यक्ष जो है वो हमारे दुश्मन, भारत के दुश्मन, वो विक्टोरिया विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कसमें खा करके वो उपाधि लिए हों, वो पार्टी कहती है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। और उसमें सबसे विचित्र बात रही कि वो एक अंग्रेज था विलियम विंडरबर्ग, वो शायद 1800 में कुछ वो वर्ष याद नहीं है, उसमें उसे अध्यक्ष बना इस कांग्रेस का। और इसके बाद चला गया इंग्लैंड, वहाँ ब्रिटेन में वो ब्रिटेन का संसदीय चुनाव लड़ा और वहाँ की संसद का वो सदस्य हो गया, सांसद हो गया। और फिर विक्टोरिया जो वहाँ की महारानी थी, विक्टोरिया के सचिव का सचिव रहा, मैंने इस तरह से मैंने चमचा रहा। और फिर आकर के वही चमचा यानी विक्टोरिया के सचिव का सचिव, इतना बड़ा चमचा, फिर आकर इसी कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। ऐसी चरित्र वाली कांग्रेस जो कहते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, ये सारी चीजें जो है हमारे देशवासियों, हालांकि ये बीजेपी के छुटभइये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई क्यों के विषय में यूट्यूब वाले सर क्यों बोलते हैं? क्यों न बोला जाए बताइए। हमारे देशवासियों से इसे इतना झूठ सामने जो रखा गया, उनको अंधेरे में रखा गया, उनको मानसिक गुलाम बना करके उनसे वोट छीना गया, ये कम बड़ी यानी जो है वो साजिश है। और उस वोट छीनने में पूरी बिरादरी यानी जेएनपीसी वालों ने पूरी फौज बना रखी।
जेएनपीसी मतलब कि वो 1947 के पहले भी और बाद में भी हर तरह से अभिशप्त। अब तो अब जाने जब मैंने इतनी बड़ी गद्दारी और देश को लूटना, अब हालांकि लूटने वाले क्रम में ये शुरू करेंगे तो ये एपिसोड अब जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इनके सारे पापों को ढकना और झूठी महिमा मंडन जो है वो करना के लिए कोई आसान काम तो है नहीं। तो ये जो है चाटुकार इतिहासकारों का गिरोह बनाया, चाटुकार मीडिया का गिरोह बनाया, चाटुकार जो है वो पत्रकारों का गिरोह बनाया, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का गिरोह। ये सब मिलकर के जेएनपीसी के भारत के खिलाफ जितनी भी गद्दारियां हैं, पाप है, लूट है, सबको ढकना और एक झूठी महिमा मंडन तैयार करना, एक जहरीला वातावरण, यही है उसका। अब जो है कुछ कहते हैं कि अरे कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हैं, कांग्रेस तो मर गई। इस तरह के तर्क देने वाले, इस तरह के जो तर्क देते हैं, वह जेएनपीसी को बचाने की साजिश, वो साजिश करने वाले हैं। कांग्रेस बरी नहीं है। आधे कांग्रेस तो पार्क हो गए हैं इसी बीजेपी में। आधे के आधे कांग्रेसी जो है उन्होंने सुरक्षित स्थान पकड़ लिया है बीजेपी को। और जब जिसमें बीजेपी ढहेगी सब भाग भूग करके फिर आ जाएंगे इधर। तो कांग्रेस वो मरी नहीं है। अब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस को भी जिंदा होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी बोलता है कि हम भी चाहते हैं कि राहुल मजबूत हों। अरे सुधांशु त्रिवेदी महोदय, आप कितने बड़े भारत द्रोही हो, कितने इस भारत के दुश्मन हो कि राहुल गांधी क्या है आप जानते नहीं हैं। इस देश का कितना बड़ा गद्दार है आप जानते नहीं। डोकलाम के मुद्दे पर क्या इसका गद्दारी का चरित्र रहा है आप जानते नहीं। और उस राहुल गांधी को आप कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि वो मजबूत हो। डोकलाम का मुद्दा हुआ, अपने ही सेना अध्यक्ष को इसी से राहुल गांधी ने सड़क का गुंडा कहलवाता है और दुश्मन पाकिस्तान के वो सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूध भेजता है नवजोत सिद्धू को। तभी आपको सुधांशु त्रिवेदी महोदय आपको दिखता नहीं कि ये गद्दार है। तो बीजेपी वालों का ये सबसे बड़ा भारत द्रोह है कि इतने बड़े गद्दार जेएनपीसी और उसके राहुल गांधी को सब न तो गद्दार कहते हैं, न तो भारत द्रोही कहते हैं, और वो बचाने के लिए हमेशा 52 वर्ष का बच्चा पप्पू, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन उसको देखें ना, और अपने को राष्ट्रवादी बनते हैं। इतने बड़े यानी राष्ट्र के दुश्मन जो है अपने को राष्ट्रवादी बनते हैं। लेकिन ये तथ्य हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन धीरे धीरे समझ रहे हैं ये कि अब तो ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि भाई इसी जेएनपीसी से निजात पाने के लिए हमने बीजेपी लाया। अब बीजेपी की ये असलियत कि जिससे निजात पाने के लिए बीजेपी हम ला रहे हैं, ये बीजेपी उसी की रक्षा कर रही है। कई तमाम उदाहरण लोग पूछते हैं कि कहाँ रक्षा। अरे भाई, भारत जोड़ो में जो जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो कंटेनर, लोग बता दें कंटेनर में जो है इतनी बड़ी सुविधाएं, 3 स्टार 5 स्टार जैसी सुविधाएं, बगैर बीजेपी वालों के समर्थन के, बगैर सपोर्ट के वो संभव है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए वो समर्थन दे रहे थे ताकि राहुल गांधी जो है वो हिमाचल और गुजरात के चुनाव से दूर रहे। कुछ भी हो, इस राहुल गांधी को बराबर जो है समर्थन दिया है मोदी जी ने, देश के खिलाफ गद्दारी करने का बराबर दिया है।
ऐसा है कि जब मैंने इस खबर से भी हम हमारे भारतीय भाई बहन अवगत हों कि जब कोरोना का पीरियड था और लोगों को माने भारत से बाहर जाना मुश्किल था और एक ही रास्ता था दुबई के थ्रू, और दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके नखरे बहुत ज़्यादा थे, मेहराबा सर्विस है, मेडिकल एश्योरेंस इत्यादि है, तो तब तमाम लोगों के टिकट जो है कैंसिल हुआ करते थे। लोग जो है मायूस होकर के अपने घरों को वापस हुआ करते थे। उस समय ये मोदी महोदय इस गद्दार राहुल गांधी के लिए स्पेशल एयर इंडिया फ्लाइट का इंतजाम किया। मोदी महोदय ने इस गद्दार राहुल गांधी के लिए कि यहाँ नई दिल्ली से दुबई से कतर से इटली, ये इटली का मिलान के लिए। तो हर वक्त जो है मोदी महोदय इस गद्दार राहुल गांधी को हमेशा जो है ये सपोर्ट करते रहे। ये राहुल गांधी कब भारत में रहता है, कब बाहर निकल जाता है, जो न कोई रोक है न कोई टोक है, ये सब मालूम है कि कहाँ जा रहा है, ये मोदी महोदय को मालूम है। तो राहुल की गद्दारियों में मोदी महोदय का पूरा समर्थन है। और तो और जब वो उल्टे आप सभी भारतीय भाई बहन आप समझिए कि हमारे देश की जमीन जो है दुश्मन चीन को देने वाला गद्दार नेहरू था। 62 में जो उसने 42,000 वर्ग मील जब दिया तो उसने बोला कि अरे जमीन गई तो क्या हुआ, उस पर तो घास भी नहीं उगती है। और सुनने में आया है कि शायद उसी तिब्बत में भी और उसी अक्साई चीन में दोनों में लिथियम जो कि बैटरी के बहुत काम आता है, उसके भंडार मिलने हैं, जिसमें गद्दार नेहरू बोला था ना कि उतनी जमीन चली गई तो क्या हुआ, वहां तो घास भी नहीं उगती है। और उसमें मतलब कि कैसी मानसिकता थी, पूरी संसद जो है उसके माने कोई पूछ नहीं रहा है। बस एक जो है महावीर त्यागी ने पूछा कि भाई हमारे सर पर भी तो बाल नहीं, उन्होंने अपनी टोपी उतारी और कहा कि हमारे सर पर भी तो बाल नहीं है, तो क्या इसको भी आप चीन को दे देंगे। जबकि महावीर त्यागी जैसे लोगों के लिए जवाब ये बनता था और बोलना चाहिए था कि नेहरू महोदय, आपके सर पर भी बाल नहीं है तो क्या आपके भी गर्दन को काट करके चीन को दे दिया जाए, ये जवाब बनता था। तो पूरा कायरता का वो इतिहास है पूरा। तो 62 में तो जो है 42,000 वर्ग मील तो ये दुश्मन चीन को दे दिया इसने, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन उसके पहले 1959 में ही ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू दुश्मन चीन के प्रधानमंत्री चाओ लाई को भारत में बुलाकर एक माने भारत का विश्वासघाती नारा लगवाया, हिंदी चीनी भाई भाई। और इस विश्वासघाती नारे के मैंने माहौल में इसने जो है जवाहरलाल नेहरू ने चीनी सेना को नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आज का जो अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवाया। जब इसकी जानकारी देशवासियों को हुई, लोगों ने पूछना शुरू किया नेहरू से, तो नेहरू ने कहा कि हाँ हमको इसकी जानकारी है, हमने चीनी नेताओं से बात की है और वो चीनी सेना वापस हो जाएगी। वो गद्दार जो जवाहरलाल नेहरू ने झूठ बोला, वो चीनी सेना वापस नहीं हुई, वो नहीं हुई। और उतना हिस्सा जो है नेफा का या अरुणाचल प्रदेश का चीन के ही कब्जे में रहा। आज की तारीख में वहां पर जो है एक कॉलोनी यानी लोगों के रहने वाला, और कॉलोनी के भी जो तमाम उसके आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बना लिया है। और उसी की वो सैटेलाइट फोटो नासा ने लिया
और उसी को सर्कुलेट कर दिया। उसी की नासा वाली जो फोटो है, इमेज है, उसी को लेकर के ये गद्दार राहुल गांधी उल्टे जो है इस मोदी सरकार पर, मोदी और बीजेपी वालों को आरोप लगा रहा था कि मोदी ने चीन को घुसा दिया, मोदी ने चीन को भारत में घुसा दिया, चीन को भारत में घुसा दिया। एक भी बीजेपी वाला, एक भी बीजेपी वाला का नेता, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे वो समित पात्रा हो, या कोई नेता हो, या आरएसएस वाला, ये नहीं कहा कि भाई अरे ये गद्दारी का पाप तो जो है वो तुम्हारे बाप के नाना का है। सब नहीं बोल पाए। तमाम ऐसे तथ्य हैं जिन पर जो है मैंने इनका फर्ज बनता है, बीजेपी वालों का या आरएसएस वालों का फर्ज बनता है कि वो देश को कम से कम अवगत तो कराएं, लेकिन सिर्फ इस जेएनपीसी और इस कांग्रेस को बचाने के लिए जो है कभी भी नहीं बोलते थे। तो वो घुसाया था उसने। और बाकी तो जानते हैं कि जब यूपीए की जो सरकार थी उसमें जो है ये राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता, लिखित में समझौता, और उस समझौते पर गवाह के रूप में यही गद्दार सोनिया गांधी के दस्तखत भी हैं। और रिश्वत भी लिया $800 मिलियन, और वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन जो ट्रस्ट है उसके जरिए। सवाल इस बात का है कि ये तो तथ्य है, इन तथ्यों में तथ्य, लेकिन इसकी जांच तक आज तक मोदी महोदय, बीजेपी वाले नहीं कराए कि आखिर जो वुहान में जो है इस राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके जो है जो रिश्वत लिया था, या डोकलाम के मुद्दे पर जो है वो चोरी छिपे जो अपने दुश्मन चीन के राजदूत से मिला था, तो इसने यानी कौन कौन सी सूचनाएं, कौन कौन हमारे देश की संवेदनशील सूचनाएं, हमारे देश की सामरिक महत्व की सूचनाएं दुश्मन चीन से इसने साझा किया, और वुहान में भी जो समझौता करके कौन कौन सूचनाएं, मैंने देश की संवेदनशील सूचनाएं और देश की सामरिक हित या सामरिक महत्व की सूचनाएं इसने साझा किया, आज तक बीजेपी वाले, मोदी महोदय और राष्ट्रभक्त अपने बनते हैं, राष्ट्रवादी बनते हैं, आज तक जांच नहीं कराया। तो इनके राष्ट्रवाद को हमारे सभी आदरणीय भाई बहन बिल्कुल ठीक से देखें। अरे ये उल्टे आरोप झेलते हैं, मैंने जेएनपीसी के झूठे आरोपों को ये भीगी बिल्ली की तरह जो है वो स्वीकारते हैं बीजेपी वाले। बोलते हैं कि ये उद्योगपतियों का मोदी महोदय ने 10 लाख करोड़ वो माफ कर दिया। ये बीजेपी वाले नहीं कहते हैं कि इस जेएनपीसी ने यूपीए काल में 2004 से लेकर 2014 तक 42.5 लाख करोड़ जो है टैक्स माफ किया हुआ है उन्हीं उद्योगपतियों का। ये तथ्य है, लेकिन ये बीजेपी वाले सिर्फ जो है जेएनपीसी वालों को बेनकाब होने से बचाने के लिए इस तरह का जो हमेशा वो भीगी बिल्ली का जो है वो आचरण करते हैं जेएनपीसी के नेताओं और प्रवक्ताओं के आगे। तथ्य है कि अब पता नहीं 10 लाख करोड़ की बात कोई कह रहा था कि 10 लाख करोड़ का जो माफ हुआ था उसमें से शायद 6.5 करोड़ की मोदी जी ने वसूली कर लिया, शायद 3.5 लाख करोड़ का भी बाकी है। कोई चमचा था बीजेपी का वो यूट्यूबर, वो कर रहा था। तो 10 लाख की बात ठीक है, 10 लाख या 10 लाख करोड़ या 6.5 लाख करोड़ या 3.5 लाख करोड़ का जो भी हिसाब है, मोदी जी क्या वसूल कर रहे हैं, क्या एडजस्ट कर रहे हैं, वो तो क्या।
लेकिन इस जीएनपीसी ने 2004 से लेकर 2014 तक 42.5 लाख करोड़ जो है इन्हीं उद्योगपतियों का टैक्स इसने माफ किया और उनसे रिश्वत लिया उसने। और जितने घोटाले हुए 2004 से लेकर 2014 तक उनकी लंबी फहरिस्त है। 2G, CWG, इसरो, आदर्श सोसाइटी, पनडुब्बी, अगस्टा वेस्टलैंड और कोयला, जिसके लिए इस बीजेपी ने उसमें विपक्ष में महीनों संसद बंद कराई थी। उन घोटालों का क्या हुआ अता पता नहीं। सब घोटाले सब बीजेपी और मोदी निकल करके बैठ गए। किस तरह ये सारी चीजें हैं कि किस तरह से ये जेएनपीसी की रक्षा करते बचाते हैं और इनको बेनकाब होने से बचाते हैं, इनके सारे पापों को ढकते हैं। और एक कोई सुशांत सिन्हा करके है, तो वो कह रहा था कि इसमें जो है लोग जो है यानी मोदी को अपदस्थ करने के लिए ये देश में वो आग लगा देंगे, गृह युद्ध करवा देंगे। ये तो जाहिर सी बात है, कोई इसमें नई बात कौन सी है। अरे जीएनपीसी को यदि बस चले तो इस देश को बेच करके भी जो है यदि उसको सत्ता मिलती है तो कर देंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल वो है इतनी खतरनाक जीएनपीसी को पाल कौन रहा है, ये प्रश्न है। देश ने देखा होगा सीए के नाम पर विरोध हुआ, सीए के नाम पर जो आंदोलन हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई, कृषि कानून के विरोध में जो कुछ हुआ, उस सब में जो है जीएनपीसी कम्युनिस्ट वाले शामिल थे। इस देश को जलाना चाहते थे। लेकिन मोदी महोदय ने क्या किया? सीए के नाम पर जो हिंसा हुई, सिर्फ ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, सर्जिल नंबर, इस जीएनपीसी को साफ बचाया है हर जगह। अब ये एपिसोड लंबा हो रहा है, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है।